नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। संकट अभी घटा है, टला नहीं। सतर्कता हमें बनाए रखनी है, तभी संकट को पूर्ण रूप से टाला जा सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हम सभी ने देखा है। धीमे धीमे इसके मामले घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अगर हम सभी को कोरोना की तीसरी लहर का सामना नहीं करना है तो हमें सतर्कता बरतनी ही होगी। आज हम चर्चा करेंगे कोविड पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस और इसके फॉलोअप को लेकर के। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इसके जो न्यूरो के जो इफेक्ट्स उनको लेकर के और साथ ही साथ थैलेसीमिया बीमारी को लेकर के। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे अगले चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। हम चर्चा में आगे जो बात करने वाले हैं वो है कि अगर कोरोना की बीमारी आपको हो गई है तो किस तरीके से उसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं और पोस्ट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर बात की जाए न्यूरो के संदर्भ में, तो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको लेकर के हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर नितिन शर्मा जी के साथ। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो कोरोना की जब बीमारी हो जाती है और जिस दौरान कोरोना हो रहा होता है तो किस तरीके के प्रभाव मरीज को हो सकते हैं, अगर हम बात करें न्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोरोना का वायरस प्राथमिक रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन जब हम जो देख रहे हैं पिछले जब से कोरोना का ये बीमारी देखने में आ रही है, ये नसों को, खून की धमनियों को और इस तरीके से ये मस्तिष्क को और नर्वस सिस्टम के पूरे तंत्रिका तंत्र को सबको ही प्रभावित करने लगा है। किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, हम सभी को समझ में आने लगा है कि अगर सूंघने की शक्ति है व्यक्ति को या तो कम हो जाती है, वो चीज़ों को सूंघ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये सीधा बता रहा है कि उसकी जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, नर्व्स एंडिंग है, जो उसके नाक में जो नसें हैं वो सीधे जो ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर उस कोरोना वायरस उसको प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। उसका सिर दुख सकता है, उसको मूर्छा आ सकती है, व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो सकता है, उसको ज़्यादा नींद आ सकती है और सबसे प्रमुख लक्षण वीकनेस, उसको कमज़ोरी। बिल्कुल। पूरे शरीर में उसको एक कमज़ोरी सी आने लगेगी। जो दूसरे सिस्टम उसके प्रभावित हो रहे हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है, वो सब तो है ही, पर न्यूरोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मस्तिष्क रोग और नसों की संबंधित के रूप में एक तो कमज़ोरी आना, सिर का दुखना, उसकी घ्राण शक्ति का कम होते जाना, ये प्रमुख लक्षण है। उसके अलावा उसकी चेतना में उतार चढ़ाव, जी, कंफ्यूज हो सकता है, ज़्यादा नींद आने लग सकती है, बेहोशी आ सकती है। फिर इसके अलावा जो लक्षण प्रकट हो सकते हैं, उसको झटके आने लग सकते हैं जिसको मृगी बोलते हैं, उसका एक अंग कमज़ोर या शिथिल पड़ सकता है जिसको अपन लकवा बोलते हैं। व्यक्ति अचानक से कोलैप्स हो सकता है, बेहोशी में जा सकता है, कोमा में, जो कि इस बात का घोतक हो सकता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है या तो उसमें खून का थक्का जम गया है, उसको हेमरेज हो गया है, या जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या सीधे ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होने लगा है। दूसरा जो हमें ध्यान रखना, दवाइयाँ, जो हम दवाइयों का भी जो उपयोग करें तो उसका दुष्प्रभाव ना हो। तीसरी चीज़ उसका न्यूट्रिशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर पोषक तत्वों की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, ये सबसे जो कॉमन कॉज देखा गया है कमज़ोरी और थकान का, सोडियम, पोटेशियम, जो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इनकी कमी, पानी की कमी। तो मरीज को ये बोला जाता है कि वो पूरा खाना ले, संतुलित आहार करना है, पानी की मात्रा अच्छी लेना है, नारियल का पानी है, फलों का रस है, तो ये हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना उसको। तो क्या लगता है कि पेशेंट में अभी इतनी अवेयरनेस है क्या? क्योंकि हम ज़्यादातर मरीजों में देखते हैं कि कोरोना के जब लक्षण आते हैं तो जो स्टार्टिंग में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, एंटीबायोटिक की हो या खांसी के लिए हो, लोग उसे तो ले रहे हैं, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लक्षणों को लेकर के क्या लोगों में अभी उतनी जागरूकता है? और हम देखते हैं कि मरीज जब हॉस्पिटल आता है, जब स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो आप दर्शकों को बताएं कि जिससे वो प्रारंभिक स्तर पर ही जो है इसको लेकर के चिकित्सक के पास जा पाएं। देखिए, न्यूरोलॉजी सिस्टम जो है, आपका जो मस्तिष्क और नसें हैं, बड़ी संवेदनशील होती हैं, जल्दी प्रभावित भी होती हैं, और अगर उन पर ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं तो उनको ठीक होने में समय भी लगता है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि हमें एक धैर्य रखना है, संयम रखना है, हमें घबराना नहीं है। जो कमज़ोरी है, थकान है, हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी देख रहे हैं कि फिर वो ठीक होती जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो करना है, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सब दवाइयाँ तो चालू करते ही हैं, उसके साथ साथ आप पोषक तत्व, आपका खाना संतुलित आहार रहें, पानी बिल्कुल आपको 2 से 3 लीटर, मतलब एक उचित मात्रा में, आपके पास फ्लूइड का इंटेक आपका बढ़िया होना चाहिए, आपका नमक है जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फलों के रस हैं, नारियल का पानी आपको लेना है।
आपको वॉकिंग करना है, एक छोटी छोटी जो कसरतें हैं, व्यायाम है, श्वसन तंत्र के जो प्राणायाम बताए जा रहे हैं वो तो करना ही है। उसके अलावा एक वॉकिंग, मतलब आप एक वॉक करते रहें, शरीर को अपना बिल्कुल आपको चलायमान रखना है, पानी की अच्छी मात्रा लेते रहना है। और जो भी एंटीबायोटिक और दवाइयाँ दी जा रही है उसके साथ में ये बना कि जो मल्टीविटामिन्स हैं वो आपको ज़रूर लेना है। जिंक है, मैग्नीज और भी जो पोषक तत्व हैं वो हमें बिल्कुल लेना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब अनलॉक की प्रक्रिया होती है, अनलॉक जिस तरीके से धीरे धीरे हो रहा है, लोग जो है मार्केट में जाने लगते हैं, अंदर से एक तलब होती है उन्हें कि हम जो है गोलगप्पे खा लें या पिज़्ज़ा की दुकान पर चले जाएं। तो ऐसे में पोषण का ध्यान किस तरीके से लोग रखें, उन्हें भी आप ये बताएं कि ये यहाँ पर जाना या ये जो है इसको इंटेक करना बेहद घातक हो सकता है। ऐसा कोई सा भी खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, मैं उससे खुद दूर रहता हूं। और मैं अपने मरीजों को और सभी श्रोतागणों को भी ये सलाह दूंगा कि हमें घर का पका हुआ ताज़ा खाना, ताज़ी सब्जी है, रोटी है, चावल है, वो हमें लेना है। बाहर के खाने की अभी कोई गारंटी नहीं है, वो उसमें दूषण हो सकता है, किस पानी से वो बना है। और ऐसे समय में जब हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर हुआ है कोविड के कारण, तो हम पहले अगर गोलगप्पे खा सकते थे और अब खाएंगे तो उसमें अब अंतर है। अगर पानी में जरा सा भी दूषण हुआ तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, जिस तरीके से आपने बीमारियों का जिक्र किया कि एपिलेप्सी हो सकती है, सूंघने की शक्ति को लेकर के अगर हम बात करें, स्थिति अगर ज़्यादा गड़बड़ होती है किसी भी मरीज की, चाहे एपिलेप्सी को लेकर के हम बात करें, मस्तिष्क से संबंधित किसी चीज़ को लेकर के अगर हम बात करें, तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या मरीज पूर्ण रूप से फिर उसके बाद ठीक हो सकता है? जैसे मैंने बताया, वीकनेस और थकान 15 दिन से लेकर 1 महीने 1.5 महीने का समय लगता है। लेकिन उसमें हमें जो ये सब सावधानियां रखना है, हम इसको सबको रखते चलेंगे। व्यक्ति को मिर्गी आती है, उसका जो भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो हमें करना है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि बीमारी के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका दुष्प्रभाव तो नहीं है, वो भी हमें वॉच करना है। पेशेंट को पहले से कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जिसको बोला जाता है, अगर दूसरी अन्य बीमारियां हैं जिसमें इसका जोखिम और रिस्क बढ़ जाता है, उसको भी हमें मॉनिटर करते हुए चलना है। उसी तरीके से लकवा है या ब्रेन में इन्फेक्शन आने लगा है या मिर्गी आने लगी है, तो उसका जैसा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है उसका बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट हमें करना है। बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट है वो कोरोना में पूर्ण रूप से ठीक हो गया है और देखने में आता है कि 20 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर उसमें किसी तरीके से लक्षणों की पुनरावृत्ति हो रही है जो आपने लक्षण बताए हैं, तो उसे सबसे पहले क्या करना है ये आप बताएं। व्यक्ति की RT-PCR नेगेटिव आ गई है, अगर वो अस्पताल में था तो उसकी छुट्टी हो गई है, या घर में क्वारंटीन आइसोलेशन रह के उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ और एक पूरा उसने अपनी दवाइयाँ पूर्ण कर ली हैं और वो एक स्वस्थ जी फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके ब्लड टेस्ट भी निगेटिव आ जाती है, तो भी अभी खतरा बना हुआ है। हम इसको अब समझ लें, अच्छे से समझ लें। ये जो नसें हैं, खून की नलियां हैं और पूरे शरीर के जितने भी अंग अवयव हैं, इस पर वायरस प्रभावित उनको कर चुका है। तो हमें उसको बिल्कुल पीरियोडिकली उसको समय समय पर उसका ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लड टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये तो हमें वॉच करना ही है। उसका रिहेबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी, व्यायाम, कसरतें, और अगर अन्य बीमारियां हैं तो उसकी नियमित दवाइयां। तो उसको हर 15 दिन में, 21 दिन में, 1 महीने में डॉक्टर को चेकअप अपना कराते रहना है। डॉक्टर नितिन, चलते चलते अगर आप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो न्यूरो के संदर्भ में है उसको लेकर के अगर कोई मैसेज दर्शकों को देना चाहें तो क्या कहेंगे? पोस्ट कोविड केयर में न्यूरो केयर के जो कॉम्प्लिकेशन है वो बिल्कुल रोके जा सकते हैं अगर हम उसको शुरुआत से ही सावधानी लेके चलें। फिर चाहे वो आहार हो, पोषण हो, जो दवाइयों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके दुष्प्रभाव की मॉनिटरिंग हो, और उसको अगर अन्य बीमारियां हैं उसको भी हम मॉनिटर करके उनकी उचित दवाइयां हम लेते रहें। साथ ही पेशेंट को फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं, वो भी उसकी तैयारियां चालू कर दें, मतलब उसको जो फिज़िकल थेरेपी देना वो भी हम उसको देते चलें। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी, हम उसका पूरा करें। तो इसको मेरा मानना है इसको रोका जा सकता है और इसको बिल्कुल इसकी रोकथाम की जा सकती है। का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और इतनी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो